जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे इंडिविजुअल्स नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम पे डर जाते हैं। वो कहते हैं सर मेरे को अफसर नहीं बनना क्योंकि इसका मेडिकल बहुत टफ होता है। कुछ स्कूलों में मैं गया हूँ जहाँ पे मेरे को इन्वाइट किया था और बोला था कि एनडीए के बारे में बताऊँ, तो बच्चों के अंदर अलग अलग डायलेमा है, अलग अलग कन्फ्यूजन्स हैं कि मेडिकल जो है वो एनडीए का वो बड़ा टफ है, मेडिकल हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, मेरे फ्रैक्चर हुआ था इसलिए मैं फ़ौज में नहीं जा सकता, मेरे बचपन में सर्जरी हुई है, निशान है इसलिए नहीं जा सकता, मेरे टैटू बना है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैंने सोचा इसी पे एक वीडियो बनाता हूँ और आपसे बात करता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ कि क्या क्या मेडिकल प्रोसीजर होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में स्लाइड्स के द्वारा आपको पूरी की पूरी मेडिकल प्रोसीजर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये स्लाइड्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप टेलीग्राम में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाएं और सारी स्लाइड्स ले लें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मेडिकल का प्रोसीजर है वो एसएसबी इंटरव्यू के बाद होता है। जो कैंडिडेट्स एनडीए रिटन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल्स देते हैं, उनका इस मेडिकल्स में अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले हाइट से स्टार्ट होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आर्मी में 157 सेंटीमीटर, नेवी में 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये हाइट मैं लड़कों की बता रहा हूँ, जो फीमेल्स के लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स है। अब भारत में भी अलग अलग जिले से लोग आते हैं। कहीं पे काठी बहुत लंबी नहीं होती, कहीं पे दे आर नॉट वेरी टॉल। उस केस में जो एरियाज हिली टेरेन के हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, जैसे कुमाऊं हो गया, जैसे गढ़वाल हो गया, सिक्किम भूटान के कैंडिडेट्स हो गए, अब इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। हाइट के करस्पॉन्डेंट वेट होता है। ये चार्ट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं कि मेरी इतनी हाइट है, इसके करस्पॉन्डेंट इतना वेट होना चाहिए। प्लस माइनस 3 किलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद एक दिक्कत है, या आप ओवरवेट हो जाएंगे या अंडरवेट हो जाएंगे और आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाएगा। हाइट वेट के बाद आता है एक्सरे, जो कि चेस्ट का होता है और स्पाइन का होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चेस्ट में एक्सपेंशन चाहिए। मिनिमम मेल्स के केस में 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट चेस्ट के लिए नहीं है। जैसे ही चेस्ट एक्सरे खत्म हो जाता है, जैसे ही स्पाइन एक्सरे खत्म हो जाता है, तो कुछ कैंडिडेट्स की स्पाइनल इंजरीज होती हैं। कुछ कैंडिडेट्स थोड़े झुके हुए होते हैं। जो झुके हुए कैंडिडेट्स हैं, जो स्पाइनल इंजरी वाले कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होंगे। उन केसेस में आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल जाएगा। परमानेंट रिजेक्शन और टेम्पररी रिजेक्शन अगर आप नहीं जानते तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज टेम्पररी रिजेक्शन, व्हाट इज परमानेंट रिजेक्शन। लेकिन मोटा मोटा कोई भी बीमारी जो 40 दिन के अंतर्गत ट्रीटमेंट से सही हो जाती है उसे टीआर बोलते हैं। कोई बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं उसे परमानेंट रिजेक्शन बोलते हैं। और स्पाइनल इंजरीज परमानेंट रिजेक्शन के तहत आती है। इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत है तो एनडीए जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं सर्जरी की या ऑपरेशंस की। बहुत कॉमन सवाल आता है कि सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, मेरा बचपन में ऑपरेशन हुआ है, मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता? आप बिल्कुल जा सकते हैं। यकीन मानिए, स्कार या निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज में जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो इतने निशान पड़ेंगे जो आपके शरीर में रहेंगे। इसलिए बेफिक्र रहिए, अगर आपके बॉडी में कोई स्कार या कोई निशान है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, सर्जरी के बाद फ्रैक्चर्स पे आते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन डाउट है कि सर बचपन में मेरा हाथ टूट गया था, बचपन में मेरा पैर टूट गया था, तो क्या मैं एनडीए जा सकता हूं? आप बिल्कुल नेशनल डिफेंस एकेडमी जा सकते हैं, पर हां,
फ्रैक्चर के बाद आपको प्लास्टर लगा होगा, प्लास्टर के बाद हैंड का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट सही होना चाहिए। अगर हैंड का मूवमेंट और लेग्स का मूवमेंट सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको अलग अलग काम करने, अलग अलग कार्य करने। फौज में जब आप प्रवेश लेंगे, जब आप कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे, तब आपको बहुत सारे फिजिकल ड्रिल्स करने होंगे। उन ड्रिल्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे जो भी फ्रैक्चर्स लगते हैं उसके बाद उस पर प्लास्टर लगता है और उस चीज को सही कर दिया जाता है। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपना हैंड एंड लेग्स का मूवमेंट करके देख लें कि पूरी तरीके से हाथ बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, पैर बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्रैक्चर्स के बाद एक मोस्ट कॉमन डाउट होता है घुटनों का सटना, जिसे नॉकनीज बोलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, नॉकनीज का एक कैंडिडेट यशवंत था, आप टीवी फ्रेम पे देख रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में उसने ज्वाइन कर लिया। नॉकनीज से टेम्पररी रिजेक्शन हुआ था उसको। नॉकनीज का इलाज है, इजीली क्योरेबल है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स नॉकनीज को क्योर कर देते हैं। नॉकनीज का एक देसी इलाज भी है कि तकिया बीच में रख के सो सकते हैं, बट इसके साथ साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स, इसी चैनल पे मैं आपको बता रहा हूं, नॉकनीज क्योर कर देते हैं। नॉकनीज के बाद एक डाउट आता है फ्लैट फुट का। वायुसेना और नौसेना एनडीए के थ्रू फ्लैट फुट को साफ मना कर देती है, वहीं आर्मी कुछ हद तक इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर आपके पास फ्लैट फुट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लैट फुट का टेस्ट बेसिकली होता है, आपका एक बाल्टी में पानी रखा जाता है, उसमें पैर लेते हैं, रखते हैं, और उसके बाद आपका तलवे की शैडो देखते हैं। अगर उस शैडो में कर्व बन के आ रहा है तो आप फ्लैट फुट नहीं है, अगर शैडो में बिल्कुल साफ साफ आ रहा है तो आप फ्लैट फुट हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्लैट फुट वालों को दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए एयरफोर्स और नेवी ने तो मना कर रखा है फ्लैट फुट के लिए, लेकिन आर्मी नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात करते हैं स्वेटी पाम्स की। कुछ बच्चों के हाथ से पसीना निकलता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसका इजीली इलाज है, इलाज करा लें और मेडिकल के लिए जाएं। अगर स्वेटी पाम्स है भी तो टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं इम्प्रॉपर स्पीच या तुतलाते हैं तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप तुतलाते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि एनडीए ये कहता है कि कमीशन्ड ऑफिसर्स को हुक्म देना है, कमीशन्ड ऑफिसर्स को ऑर्डर देना है, इसलिए स्पीच शुड बी वेरी वेरी क्लियर। स्पीच के साथ साथ आता है हियरिंग कैपेसिटी। टोटल 6 फुट की दूरी से आपको हियरिंग विस्परिंग की जाती है और देखा जाता है कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये एक बेसिक ईयर टेस्ट है, कहीं पे भी जाके करा लें। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है सुनने में, उनको ईएनटी के पास हम लोग भी रेफर कर देते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, और कहते हैं कि जी आप अपने ईयर का पूरा वैक्स क्लियर करा लो। ईयर का वैक्स क्लियर करा लोगे तो इजीली आपकी सुनने की काबिलियत और बढ़ जाएगी। वहीं एक डाउट हर्निया से रिलेटेड भी है कि सर मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी सर्जरी है आप जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि गोल्डन रूल ये है कि एनडीए की मेडिकल से 1 साल पहले वो सर्जरी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको कोई भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के मेडिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं पैथोलॉजी टेस्ट्स की। ये तो चेकअप्स थे, अब कुछ पैथोलॉजी टेस्ट भी हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेडिकल्स के दौरान होते हैं। सबसे पहले होता है ब्लड हेमोग्राम। ब्लड हेमोग्राम में टोटल हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, आपके अंदर आरबीसी काउंट क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, ब्लड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं, डायबिटीज तो नहीं, ये चीज चेक की जाती है। इसके बाद दांतों का चेकअप भी होता है। दांतों के चेकअप में असल में हम ह्यूमन बीइंग्स में 32 दांत हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। जिस इंसान के 16 दांत ऊपर के 16 दांत नीचे के सही हैं उसको 22 डेंटल पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब जिसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पॉइंट्स माइनस 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 करते रहते हैं। फौज में एनीवेयर इन बिटवीन 14 से लेके 22 तक अगर आपका डेंटल पॉइंट्स के स्कोर हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं। 14 से नीचे हैं तो आपको टीआर मिलता है, टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है। बात करते हैं मोस्ट कॉमन डाउट की, सर मुझे चश्मा लगा है, मैं एनडीए जा सकता हूं या नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स बिल्कुल जा सकते हैं, स्पेक्स के साथ आप जा सकते हैं। फौज ये कहता है कि अगर एक आंख आई साइड 6/6 है और दूसरी 6/9 है
तब भी ठीक है। दोनों आंख चश्मे के साथ 6x6 हैं, तब भी ठीक है। वहीं भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने के लिए या पायलट बनने के लिए आईसाइट 6x6 होनी चाहिए, उसमें चश्मा अलाउड नहीं है। लेकिन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में चश्मा अलाउड है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों जगह चश्मा अलाउड है। डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत लोग चश्मे को अवॉइड करने के लिए लेजर सर्जरी करा देते हैं, जिसे लेजिक भी बोलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री में, टेक्निकल एंट्री स्कीम की एंट्री में लेजर लाइट्स नहीं अलाउड हैं, लेजर सर्जरीज नहीं अलाउड हैं। यही ग्रेजुएट एंट्री में अलाउड है, लेकिन क्योंकि अंडर ग्रेजुएट हैं, उम्र अभी यंग है, तो लेजिक सर्जरी अलाउड नहीं है। कलर परसेप्शन या कलर ब्लाइंडनेस, CP1, CP2, CP3 कलर ब्लाइंडनेस के कोड्स होते हैं, CP1, CP2, CP3। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत तो नहीं। वायुसेना, नौसेना कलर ब्लाइंडनेस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, वहीं आर्मी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को CP3 स्टैंडर्ड्स की कलर ब्लाइंडनेस है तो वो बिल्कुल भी फौज में नहीं प्रवेश ले सकता, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी फौजी संस्था में नहीं जा सकता। वीडियो के आखिरी सेगमेंट पे आते हैं कि सर शरीर पे टैटू है, उसका क्या? डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां बच्चा पैदा होते ही ओम का साइन या उसके रिलीजन का साइन उसके हाथ पे मार्क कर दिया जाता है। ऐसे रिलीजियस टैटूज बिल्कुल फौज में अलाउड हैं। बहुत सारे ट्राइब्स में कोई चिन्ह बना दिया जाता है हाथ पे, तो वो टैटूज अलाउड हैं। टैटूज का गोल्डन रूल है कि टैटू या तो यहां होना चाहिए या हाथ के डॉर्सल साइड में यहां होना चाहिए। इस यहां से लेके यहां तक के बीच में, एल्बो से लेके रिस्ट तक के बीच में टैटूज अलाउड है। लेकिन शर्त यह है कि टैटू कोई भी ऐसा चीज डिपिक्ट नहीं करना चाहिए जिससे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो या किसी का सेक्सुअलिज्म दिखे या किसी को टीस करता हुआ वो टैटू हो। अदरवाइज टैटूज बिल्कुल अलाउड हैं। पर हाँ, शरीर के किसी और अंग में टैटू बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो के द्वारा मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर के बारे में समझ आए। ऐसा नहीं है कि OTA का मेडिकल अलग होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का अलग होता है, NDA का अलग होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन डाउट ये होता है कि सर NDA मेडिकल कैसे होता है, क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको NDA मेडिकल से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें और मुझसे डायरेक्ट डाउट्स पूछें। हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई तुरंत ना मिला हो, लेकिन ये मेरा वादा है कि एक एक व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं स्वयं खुद देता हूं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एक NDA एस्पिरेंट हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेडिकल प्रोसीजर की फैसिलिटीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने सेंटर्स पे देता है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।